तो हम लोग लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से आपने केसी का वैल्यू निकाला था जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप चेक किया। अब वहां पर जाके हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया था, समाप्त हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद होगा आपको मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और ये जो केमिकल एनर्जी है वो किसकी केमिकल एनर्जी है, तो ये भी मैंने आपसे बताया होगा कि किसकी केमिकल एनर्जी है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका काम होता है किस एनर्जी को किस एनर्जी में बदलना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। और जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब ये जानबूझ के जो रिएक्शन नहीं हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा भी था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। नाउ राइट, डेफिनेशन लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। वैसे तो मुझे याद है कि मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेफिनेशन ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, फिर भी एक बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेफिनेशन आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is a cell which converts electrical energy from a source to carry out a redox reaction, ब्रैकेट में लिखिएगा केमिकल एनर्जी, टू कैरी आउट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखिएगा केमिकल एनर्जी ऑफ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर आप एक रिडॉक्स रिएक्शन को करवाते हैं जो कि किस नेचर का होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है। और इस तरह का जो सेल है जो ये कार्यक्रम करता है, जहां पर एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। एंड केमिकल एनर्जी कौन सा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का। और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब वो स्वयं से नहीं हो रहा है, खुद से नहीं हो रहा है। और खुद से अगर नहीं हो रहा तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाना होगा। एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई ना कोई हीट या इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना होगा। यहां पर चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बेसिक डिफरेंस है। तो आप अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिजाइन बनाइए और ये डिजाइन
से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या डिफरेंस है। वो वाला जो सेल होता है वो दो कंटेनर में होता है, एक में क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, और एक में क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। ये वाला जो सेल है ये एक ही कंटेनर में होता है, इसमें इसी में एनोड रहता है और इसी में क्या रहता है, कैथोड भी रहता है। तो एक ही डब्बे के अंदर आपको दोनों क्या दिखाई देगा, आपको दोनों दिखाई देगा, एनोड भी और कैथोड भी। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है, बेसिक डिफरेंस तो यही है, एक ही डब्बे के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड दिखाई देंगे। एक क्या है, एक है, कौन सा लिए थे, ये वाला क्या, हाँ ये वाला है, यही है ना। एक ही डब्बे में आपको क्या दिए थे, ये एनोड है, ये क्या है, ये एनोड है, और ये जो है ये क्या है, कैथोड है। अब जैसे मैंने वहां पर आपको याद कराने का एक टेक्निक बताया था, याद है, लोन बोला था याद करने के लिए, याद है, बोला था क्या याद करना है, लोन। यहां पे याद करना है लोप, क्या याद करना है, लोप। लोप मतलब होता है लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसको क्या कहते हैं, एनोड, और ये क्या है, पॉजिटिव। अरे लोन तो उधर था, यहां पर क्या याद रखना है, लोप याद रखना है। वही तो कह रहे हैं कि वहां और यहां में थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर क्या हो जाएगा, आर, ओ का उल्टा भी आर, ए का उल्टा कैथोड सी, और ये हो जाएगा एन। ये क्या हो जाएगा, राइट साइड, इस पर क्या होगा, रिडक्शन, ये क्या कहलाता है, कैथोड, और ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। यानी बेसिक डिफरेंस यही है कि ये टर्मिनल क्या हो गया इस बार, ये टर्मिनल क्या हो गया इस बार, नेगेटिव हो गया। यानी कैथोड इस बार कौन है, नेगेटिव है, और एनोड इस बार कौन है, पॉजिटिव है। एनोड इस बार कौन है, पॉजिटिव। और अगर एनोड पॉजिटिव है तो जब आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा ना इसमें, तो ये इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से ये ऐसा, तो डायग्राम आप बनाते चलिए साथ साथ। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुटा है इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुटा है इसलिए वो क्या है, नेगेटिव है। डन। इसके अंदर ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट होना ही है, कि बिना इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो इस टैंक को क्या बोलते हैं, इस टैंक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। दिस टैंक इज कॉल्ड एज, दिस टैंक इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मूवमेंट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज होगा, और डिफ्यूज होने के बाद इसका मूवमेंट कैसा होगा। तो मूवमेंट समझने के लिए ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होंगे वो कहां शिफ्ट कर रहे होंगे, उसका मूवमेंट किधर होगा,
जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे उनका मूवमेंट किधर होगा, उनका मूवमेंट होगा टुवर्ड्स, और इसमें जितने भी क्या होंगे, कैटायन होंगे, उसका मूवमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स कैथोड। तो इसका मूवमेंट टुवर्ड्स एनोड और इसका मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड, राइट। ये एक बेसिक आइडिया है, अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक बेसिक आइडिया है अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डन, बना लीजिए आराम से। डन, बना लिए, लिखिए आगे। in an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction, full stop. Point number 2, in an electrolytic cell, cations, that is positive ion, are attracted towards negative electrode. Cations, that is positive ion, are attracted towards negative electrode, cathode, and discharge by accepting electron from the cathode, hence reduction occurs at cathode. तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड की ओर जाएंगी। जब ये इसकी ओर जाएंगी तो क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होंगी और न्यूट्रल होके इसके ऊपर क्या हो जाएंगी, डिपॉजिट हो जाएंगी, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, तो देयरफॉर रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो RRCN नेगेटिव कैथोड होता है, इस पे रिडक्शन, और ये कौन सी साइड पर है, राइट साइड पर है। तो याद रखने का बेस्ट टेक्निक है LOAP। वहां पर क्या याद किए थे, LOAN। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो लोन से याद रखना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लोप से याद रखना है, LOAP, वेयर L इज लेफ्ट साइड, O इज ऑक्सीडेशन, A इज एनोड एंड P इज पॉजिटिव। क्लियर। अब अगला देखिए पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the anode in the electrolytic cell, the anode in the electrolytic cell is positively charged where oxidation of negatively charged ion takes place, डन। लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने मेरे ख्याल से इसके अंदर और कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये होता है एनोड, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो लोप और लोन, ये दो शब्द अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। नाउ यू राइट इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, ये प्रोसेस है, राइट।
the process of decomposition of an electrolyte, the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through the aqueous solution, when electric current is passed through the aqueous solution, or molten state, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. जब आप जबरदस्ती क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को उसके ऊपर पास करते हैं थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट. इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं द फिनोमेना इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको हम लोग गैल्वनाइजिंग भी बोलते हैं. गैल्वनाइजेशन या गैल्वनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या गैल्वनाइजिंग. इस तुरंत समझ में आ जाएगा. आपने देखा होगा लोगों को सोने का घड़ी पहनते हुए. शादी में पहले जब शादी ब्याह गांव घर में होता था तो लड़का को एक तो साइकिल, एक तो टॉर्च, एक तो सोना का घड़ी मिलता था. टाइटन का चाहे सोनाटा का, उस टाइम HMT बोल के वॉच होता था, HMT का घड़ी मिलता था. तो जो सोना का घड़ी रहता था, अगर वो पूरा सोना का घड़ी रहता तब बारात में उसका हाथे काट लेता. तो सोना का घड़ी तो नहीं रहता है. क्या रहता है? सोना का पानी चढ़ा हुआ रहता है. क्या रहता है उसमें? सोना का पानी. कई बार महिलाओं को भी देखिएगा मोटा मोटा चेन पहने रहेगी गला में. वो क्या करती हैं? अमेरिकन गोल्ड बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? अमेरिकन गोल्ड. व्हाट इज अमेरिकन गोल्ड? मानिए चांदी का है. अब चांदी के ऊपर, अब तो खैर चांदी भी खरीदना मुश्किल हो गया भाई. चांदी भी 1000 रुपए की, 1 लाख रुपए किलो हो गया ना. कितना पहले क्या सस्ता मिलता था तो लोग क्या करता था, उसके ऊपर पानी चढ़ा लेता था लोहा. तो अंदर में से चांदी, लेकिन ऊपर कलर क्या डाल दिया? लोहा का. वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या प्रोसेस है? मान लीजिए अब जैसे कोई सुने होंगे कि ही वॉज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ. तो क्या चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ? चांदी का चम्मच या सोने का चम्मच या सोनाटा का घड़ी, ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा. मान लीजिए कि ये आपका ये सोना है. जिस सोना को आप क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं. तो यहां पे आपने वो 16 का प्लेट ले लिया जो आप चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रोप्लेट हो जाए. इसमें आपने सोना का ही सॉल्यूशन भी ले लिया. इसके अंदर आपने सोना का ही सॉल्यूशन लिया, क्योंकि इसको इसमें अगर डिपॉजिट करना है तो सोना का ही कोई एक्वस सॉल्ट लेना होगा. अब इसके बाद यहां पर एक आपने इस तरह का टांगने का अरेंजमेंट किया. इस टांगना पर आप क्या टांग दिए? मान लीजिए आपने घड़ी टांग दिया. इसको ऐसे करके घड़ी टांग दिया. और यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि ये ऊपर नीचे हो सकता है. तो इसको आप क्या कीजिएगा? पूरा अंदर डुबा दिए. मान लीजिए इसमें 10-10 बज रहा है. अधिकांश जब घड़ी खरीदने जाएगा तो उसमें 10 से 10 बजता रहता है. देखे होंगे अलग दुकान में घड़ी रखा है तो उसमें टाइम कितना होता होगा? 10-10. पता नहीं क्या है, इसका लॉजिक हमको भी नहीं समझ में आता है. खैर इसको मान लीजिए आप नीचे किए, अब नीचे करके बनाना होगा ना. ये तो ऊपर का बन गया, अब इसको नीचे करना होगा. तो जब ये नीचे हुआ, थोड़ा और पानी का मात्रा बढ़ा देते हैं. इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा और बढ़ा दिया जाए ताकि डुबाने में घड़ी बने. पूरा भर देते हैं. अब इसमें आप क्या कर दिए? घड़ी को डुबा रहे हैं. अब घड़ी डूब गया. ये आपका पूरा घड़ी अंदर क्या होना चाहिए? डूबना चाहिए. तो ये पूरा घड़ी ऐसा आपका अंदर डूब गया. इसमें ये 10-10 बज रहा है, ऐसे 10-10 बजा दीजिए. और इस घड़ी में ऐसे
ऊपर टांगने वाला है, जो ऊपर नीचे हो सकता तब ना, इसको ऊपर खींच लेगा चाहे नीचे कर लेगा, तो ऐसा किया हुआ है। फिर इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऐसे करके हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ के और इसको ऐसे करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये तो एनोड है, ये क्या है, ये कैथोड है। कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो हमारा प्योर गोल्ड है, में गोल्डन कलर है, ये तो गोल्डन कलर कहां पे होगा, यहां इधर, येलो जैसा है, गोल्डन यहां, ठीक, लगभग गोल्डन ही है। तो ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि गोल्डन कलर हो गया, ये गोल्डन कलर है, ठीक है, एक गोल्ड है। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये गोल्ड यहां से डिसोसिएट करेगा, एक गोल्ड यहां से क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, और गोल्ड डिसोसिएट करके कहां जाएगा, सॉल्यूशन में। तो गोल्ड डिसोसिएट किया और कहां चला गया, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में जैसे ये डिसोसिएट करके जाएगा, ये क्या बन जाएगा, Au+। ये गोल्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा और सॉल्यूशन में इसकी मात्रा कांस्टेंट रहेगी। तो यहां का जो एक्चुअली Au+ है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पर जो Au+ पहले से रहा होगा, क्योंकि ये तो इसी का ना सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये जाके उसके ऊपर क्या होता होगा, डिपॉजिट होते जा रहा होगा। तो ये पूरा जितना भी Au+ है जो यहां पर प्रेजेंट होगा, ये इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, ये सारा इसके ऊपर जाके क्या हो रहा होगा, डिपॉजिट हो रहा होगा। तो ये जो गोल्ड यहां से छूटा वो जाकर किसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, घड़ी के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और पूरा यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हुआ होगा ऊपर से नीचे। ये जो गोल्ड का डिपोजिशन हुआ है यहां पर, ये जो गोल्ड का डिपोजिशन हुआ है यहां पे, इसी डिपोजिशन को हम लोग, गोल्ड का डिपोजिशन हुआ है, इसको गोल्डन कलर से डिपॉजिट करा रहे हैं। ये जो गोल्ड का डिपोजिशन हुआ है, दिस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट बोलते हैं, कि जाके उसके ऊपर पूरा उसको क्या कर दिया। अब ये घड़ी थोड़ा देर बाद कैसे दिखाई देगा, अब ये घड़ी थोड़ा देर बाद दिखाई देगा गोल्डन। अब ये घड़ी कैसा दिखाई देगा, गोल्डन दिखाई देगा, पूरा गोल्ड गोल्ड गोल्ड। गोल्ड रहता है मतलब, हाँ इसका, किसका, तो ये तो कंसंट्रेशन इसका नहीं ना चेंज होना चाहिए। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो ये फिर बैटरी काम कैसे करेगा। अब कोई तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना जो इसके ऊपर से इसके ऊपर जाके डिपॉजिट करवाए। तो डिपॉजिट होने के लिए तो करंट फ्लो करना चाहिए, तो खाली इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं ना करेगा। नहीं, बोर्ड है, बनाना है, बनाना नहीं है, बी फॉर बोर्ड। और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बनाना नहीं है। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहां पर जिस भी चीज को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, इसका तो डायल ये छूट गया, इसको भी गोल्डन होना चाहिए ना। जिस भी चीज को आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको क्या कर दीजिए, जिस भी चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको यहां डाल दीजिए, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर मेटल चढ़ जाएगा। ये एक और जगह पे काम आता है, पता है कहां पे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। कहां काम आता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। मेटलर्जी चैप्टर पहले 12th क्लास में हुआ करता था, अब तो नहीं पढ़ाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर पहले पढ़ते थे हम लोग, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉरी मेटलर्जी चैप्टर होता था, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ते थे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी डाल के आप रिफाइन करते हैं। और जब रिफाइनिंग करते थे तो क्या होता था कि यहां पर ये जो देखिए, ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी समझ में आ जाएगा। क्या होता था कि इसमें ना गंदगी भी रहता था और प्योर मेटल भी रहता था। तो क्या होगा, और यहां पे हम लोग ना एकदम थोड़ा सा प्योर मेटल लेते थे। क्या होगा, जैसे ही आप इन दोनों को इसमें डिप कीजिएगा तो जो प्योर मेटल होगा वो इसमें आएगा और इसमें से किसमें चला जाएगा, इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो गंदगी था वो यहां आके क्या हो जाता था, डिपॉजिट हो जाता था। और इसको हम एनोड मड बोलते थे। क्या बोलते थे, एनोड मड। एनोड के नीचे आके जमा हो जाता था। तो ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट था। तो वो भी एक प्रोसेस था जिसको हम लोग पढ़ते थे पहले, लेकिन अब तो ये सब अभी आप ना एप्लीकेशन में लिखेंगे। ये सब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वो भी एक प्रोसेस हुआ करता था, जिससे आप किसी भी इम्प्योर मेटल को 100% प्योर मेटल में क्या कर लेते थे, कन्वर्ट कर लेते थे। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना हमारे लिए
जरूरी है। डन। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। बना लिए? हाँ, बनाना नहीं है, ड्रॉ करना है। हमने, आपने पूछा ये बनाना है, तो हमने कहा नहीं ये बनाना नहीं है, बोर्ड है, पर इस डायग्राम को तो बनाना ही ना है। पर आप तो कह रहे हैं कि यही बनाना है। ये बनाना नहीं है, ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड। क्या बाबू आप भी। हैं? अरे तो बता, हम तो बोल रहे हैं कि भाई कोई बताइए, मदद कीजिए कैसे प्रो ले आता है। हम तो खरीदने के लिए रेडी हैं। हाँ, जिसको पता है प्लीज कमेंट करिए भाई कि कैसे प्रो खरीदा जाता है। आई एम रेडी टू परचेज, पर पता ही नहीं चल रहा खरीदते कैसे हैं। माने हम खरीदना चाह रहे हैं पर आई एम अनेबल टू बाई। पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन जो जिसको लेना है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पहला बार हम ऐसा देखे हैं। अरे सीधा आपको क्या लिखना चाहिए था, पे नाउ। अब सीधे गए यूपीआई से पेमेंट की, आपको की मिलता, की से आप अपना एक्टिवेट कर लेते। ये जो वैसे बता दिए थे कि इसको इलेक्ट्रो टैंक बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं, बता दिए थे। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बोलते हैं। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का डेफिनेशन लिख लीजिए। द वेसल इन विच, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का डेफिनेशन लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, the process of electrolysis is carried out in a vessel. The process of electrolysis is carried out in a vessel made up of either glass. The process of electrolysis is carried out in a vessel made up of either glass or any suitable material which is a bad conductor of electricity. Either glass or any material which is a bad conductor of electricity, it is called as electrolytic tank. ठीक है, उसके नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द इलेक्ट्रोलाइट इज आइदर अ एक्वस सॉल्यूशन और अ मोल्टेन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट इज आइदर अ एक्वस सॉल्यूशन और अ मोल्टेन स्टेट, or a molten state, either a aqueous solution or a molten state, or a molten state, or a molten state, or a molten state is taken in this tank. तो जब तक आप इस करंट को ऑन नहीं कीजिएगा ना, जब तक इस करंट को आप स्विच ऑन नहीं कीजिएगा, तब तक मूवमेंट ऑफ आयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होती, उसको करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, माने एक्सटर्नल एजेंट लगता है। यहां पर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस न होने वाले केमिकल एनर्जी को क्या कर रहा है? करवा रहा है। और ना होने वाले केमिकल एनर्जी को अगर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद से केमिकल एनर्जी में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। डन। यहां पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हुआ। एक क्वेश्चन लिखिए घर काम के लिए, होमवर्क के रूप में। राइट क्वेश्चन लिखिए, राइट 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 6 point of difference between क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कीजिए, इस तरह से अपनी कॉपी में 2 साइड बनाइए और एक एक करके इसका सॉल्यूशन लिखिए। घर काम नहीं है, हम करवाएंगे। लिखिए
एक साइड लिखिए इलेक्ट्रो केमिकल सेल और एक साइड लिखिए इलेक्ट्रो लाइटिक सेल, और इसका डिफरेंस आपको लिखना है, इसका डिफरेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको इसका डिफरेंस लिखना है, हम लिखवा रहे हैं पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे करके आप लिखिए, हम लिखवा रहे हैं। पहला पॉइंट लिखा जाए, राइट, पॉइंट नंबर 1 लिखो। पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की साइड पर लिखिए, लिखा हुआ है, गुड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सेल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सेल as a result of redox reaction which takes place. Electrical energy is released in the cell as a result of redox reaction which takes place. Point number 2, electrical energy is taken up in order to bring about redox reaction. उस साइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन अप, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलीज्ड, और यहां लिखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन अप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन अप, ये कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज टेकन अप इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। Done. Point number 2, electrical energy is taken up in order to carry out redox reaction. Point number 2, the redox reaction is spontaneous in nature. The redox reaction is spontaneous in nature. और इधर the redox reaction is कैसा है, non spontaneous in nature, non-spontaneous in nature. Point number 3, यहां पे दो अलग अलग इलेक्ट्रोड दो अलग अलग कंटेनर में डाले जाते हैं, यहां पे दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में। लिखिए 2 electrodes are kept in 2 containers, are kept in 2 containers. Whereas इस साइड क्या लिखेंगे, 2 electrodes are kept in single container, are kept in single container. नेक्स्ट, एक में सॉल्ट ब्रिज है, यहां पे प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, है ना जी, यहां पे सॉल्ट ब्रिज है, नो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इस साइड एनोड क्या है, एनोड नेगेटिव है और कैथोड पॉजिटिव है। इस साइड एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। नेक्स्ट, इस साइड करंट जो फ्लो करता है, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पॉजिटिव से नेगेटिव, कैथोड टू एनोड। यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड।
अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है, करंट का फ्लो ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा? इसका उल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, करंट अगर कैथोड टू एनोड है तो करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और यहां पर इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई दिक्कत? और कुछ सिमिलैरिटी भी है क्या? एक ही सिमिलैरिटी है क्या? एनोड पर ऑक्सीडेशन उसमें भी होता था, इसमें भी होता है, और कैथोड पर रिडक्शन उसमें भी होता था और इसमें भी होता है। तो कुल मिला के ये 6 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलीज हो रही है रेडॉक्स रिएक्शन कराने के बाद, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रेडॉक्स रिएक्शन। यहां का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, यहां का रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहां के इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट इन 2 डिफरेंट कंटेनर, यहां के इलेक्ट्रोड्स आर केप्ट इन सिंगल कंटेनर। नेक्स्ट है, यहां प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज है, यहां प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज नहीं है। यहां का एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, यहां का एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और जिस दिशा में करंट फ्लो करता है उसके उल्टे दिशा में इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि करंट कैथोड टू एनोड है तो ये एनोड टू कैथोड होगा, और यहां पे करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इसका उल्टा कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पर ये बात याद रखिएगा, ये जो फ्लो ऑफ करंट है ये इंटरनल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है? इंटरनल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट, कहीं पर भी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सर्किट में ना, बाहरी ना सर्किट में आप देख रहे हैं, बाहरी ना सर्किट में आप चेक करिएगा। करंट तो सर्किट में ही ना फ्लो करेगा, नीचे तो आयंस का फ्लो है, नीचे तो आयंस ना मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर फ्लो ऑफ करंट इज सीन इज एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछे, हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, हेडिंग डालिए, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब फैराडे ने बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक लॉ दिया, एक नहीं 2 लॉ दिया। इसमें आपको फैराडे के 2 लॉ पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे, आप ये क्यों फैराडे इसमें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने जितना भी सवाल बनाया होगा उसमें एक वैल्यू आपने यूज किया होगा, याद करिए, 2.303 RT बाई NF, याद है? और F का वैल्यू क्या था? 96500 कूलम पर मोल। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज फैराडेज कांस्टेंट। ये क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। तो अगर फैराडे ने अपना लॉ दिया तब ना भाई नर्स्ट ने उनके कांस्टेंट को यूज किया होगा कहीं पर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फैराडे ने क्या किया? लॉ दिया है। तो फैराडे ने एक नहीं 2 लॉ दिए हैं। क्या क्या लॉ दिए हैं फैराडे ने? लॉ नंबर 1 फैराडे, उससे पहले पहले कुछ स्टेटमेंट लिखिए फिर लॉ को लिखते हैं। राइट, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, charge passed through an electrolyte and the amount of substance deposited at the electrode forms the basis of 2 important laws
two important laws. Amount of substance deposited at the electrode forms the basis of two important laws known as Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. तो ध्यान से देखिए, इसके पहले जो हमने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा था, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमको ये तो पता चल गया था कि ये आयरन जाकर इसके ऊपर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। ये आयरन जाके इसके ऊपर क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। आयरन जाके इसके ऊपर डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब आयरन अगर इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट कर रहा है, इफ आयरन इज गेटिंग डिपॉजिटेड, तो अभी तक हमको यह नहीं पता था कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करिएगा तो कितना इसके ऊपर मेटल जाके डिपॉजिट करेगा। इसका कोई लेखा जोखा था भाई? सेटअप हुआ, तैयार हुआ, सेटअप में पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जा रहा है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पर कितना जाके डिपॉजिट होगा, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं था। फैराडे आए और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूं आपको कि कितना इलेक्ट्रिसिटी आप पास करिएगा तो कितना आपको क्या मिलेगा, कितना उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट करेगा। यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर द सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, सब्सटेंस गेट डिपॉजिटेड, उसका एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसी ने अगर स्टैब्लिश किया तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फैराडे था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? फैराडे था। पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। पूरा नाम क्या है सर का? माइकल फैराडे। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देने वाले जो साइंटिस्ट थे, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, वो कौन थे? माइकल फैराडे। इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन व्हाट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे तो कितना सब्सटेंस जाकर उसके ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा। ये जो रिलेशनशिप देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? फैराडे था। और ये साल कब है? 1834 में। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज वे अहेड देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई 1897 और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फैराडे ने कब पता कर लिया? 1834। वो भी कब? जब आपको एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान होगा जिसने चार्ज वो ही ना फर के ऊपर रगड़ा था तो पता चला था। फैराडे ही साइंटिस्ट थे ना, माइकल फैराडे, जिसने देखा कि जब आप एबोनाइट रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो ये इस पर चार्ज हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? माइकल फैराडे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ बहुत पहले से ही खेल रहे हैं, बहुत पहले से ही इनका इसके हिसाब किताब इसके साथ चल रहा है। तो लिखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का पहला लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द मास ऑफ substance deposited the mass of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed
द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट। ये लॉ जहां पर उसने मास कितना डिपॉजिट हुआ है वो डिपेंड कर रहा है कितना चार्ज आपने उसके ऊपर क्या किया है, पास किया है। दैट इज W is mass directly proportional to what? Q. W is directly proportional to Q. और Q को हम लोग क्या करंट इंटू टाइम लिख सकते हैं? Q कैन बी रिटन एज करंट इंटू टाइम। और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी है वहां कोई ना कोई एक इज इक्वल टू साइन आएगा, तो ये आ गया, फॉर्मूला बनता है W is equal to ZIT. W is equal to what? ZIT, where Z is electrochemical equivalent, where Z is electrochemical equivalent, electrochemical equivalent, equivalent. Z is electrochemical equivalent. Clear? अब नेक्स्ट हमारा काम है कि Z हम कैसे निकालेंगे। डन। तो ये एक तो W इज इक्वल टू ZIT आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब Z निकलता कैसे है, तो Z का फॉर्मूला लिखिए। Z इज इक्वल टू A बाई N इंटू 96500 और Z इज इक्वल टू कैपिटल E बाई 96500। A बाई N, this is in gram, this is in gram, where E is what? Where E is equivalent mass, where E is equivalent mass, E is equivalent mass। हाँ, A by N को E लिख दिया। दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाई इट्स वैलेंसी। तो ये एटॉमिक मास है और ये इसकी क्या है, वैलेंसी है। तो ये A बाई N जो है इसी को हमने क्या लिखा है, E लिखा है। और E जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास बाई इट्स वैलेंसी। अगर कॉपर के लिए लिखेंगे तो कॉपर का मास कितना होता है 63, वैलेंसी कितनी होती है 2, तो E जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 63/2। जिंक के लिए अगर आप लिखेंगे तो जिंक का मास कितना होता है 60, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी क्या है 2 है। सोडियम के लिए लिखेंगे तो क्या होगा 23/1। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से आप इसका ये निकाल सकते हैं। डन। और यहां पर आपको Z निकालने का, एक बार आपका Z निकल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूला आपने लिखा है, फॉर्मूला क्या लिखा है, W इज इक्वल टू वॉट, ZIT, वेयर I इज करंट, T इज टाइम एंड Z इज, ऑलरेडी बता दिया Z क्या है, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I करंट है और T क्या है, टाइम है। यानी कितना करंट आपने फ्लो कराया कितने समय के लिए, विथ यूजिंग दिस कांस्टेंट आप ये पता कर सकते हैं कि कितना उसके ऊपर क्या होगा, मास जाके डिपॉजिट होगा। तो जो हम लोग अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे कि भाई इधर गोल्ड ले लिए, इधर एक चांद घड़ी ले लिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ऑन किए तो सोना जाके ये होगा। अब हम देखेंगे ना भाई कि हम 2000 का घड़ी बनाना है कि 10,000 का बनाना है कि 1 लाख का बनाना है। अगर 1 लाख का बनाना होगा तो ज्यादा सोना डिपॉजिट करेंगे, 10,000 का बनाना होगा तो थोड़ा और कम करेंगे, और 2000 का बनाना होगा तो और कम करेंगे। तो जब वो कम और बेसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना सोना डिपॉजिट हुआ है। ज्यादा सोना डिपॉजिट हुआ होगा तो उसका दाम महंगा हो जाएगा। तो आपको ही पता रहना चाहिए ना कि भाई कितना सोना हम डिपॉजिट किए हैं, तो वो सोना का क्वांटिटी कितना डिपॉजिट हुआ है तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, उसको मैथमेटिकल एक फॉर्मूला किसने दिया, फैराडे ने दिया। तो फर्स्ट लॉ क्या देता है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है
कितना मास डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर जब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास किया जाएगा फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। सेकेंड लॉ फैराडे बहुत सरल छोटा सा लॉ है, लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ क्या है? फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये और सरल लॉ है, उससे भी सरल। लिखिए पहले स्टेटमेंट, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, चार्ज इज पास्ड का मतलब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, charge is passed through the solution of different electrolyte, through the solution of different electrolyte, through the solution of different electrolyte connected in series, connected in series, connected in series, connected in series, तो क्या होगा? connected in series, the masses of substance deposited, the masses of substance deposited, substance deposited, the masses of substance deposited at respective electrode, at respective electrode is directly proportional to, is directly proportional to proportional to what? Equivalent masses, equivalent masses। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वलेंट टू देयर इक्वलेंट मासेस। कह रहा है जब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज आप पास करा रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज तभी पास करेगा जब उसको आप कैसे कनेक्ट करिएगा? सीरीज में कनेक्ट करिएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी सेम तब रहता है ना जब ये लोग कैसे कनेक्टेड होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है अलग अलग इलेक्ट्रोड पर, एक कंटेनर, दो कंटेनर, तीन कंटेनर सीरीज में आप जोड़ के रखे हुए हैं, तो जो मास अलग अलग कंटेनर पर डिपॉजिट हो रहा है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। मतलब जो मास डिपॉजिट हुआ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? इक्विवेलेंट के। और यहां से आप कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू ई के बराबर होगा कि नहीं? अगर इसको मैं अगली लाइन पर और लिखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं W बाई ई इज इक्वल टू वॉट? कांस्टेंट। W बाई ई क्या है? कांस्टेंट के बराबर है। और अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखें W बाई ई कांस्टेंट के बराबर है, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 इज इक्वल टू W3 बाई E3 इज इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू WN बाई EN। ये जो आपने अभी लिखा है यही क्या है? सेकेंड लॉ है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आता है। दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज व्हाट? सेकेंड लॉ। डन? दिक्कत? अब W1 by W2 can be written as
E1 बाई E2 और नॉट? यहां तक कोई डाउट है? पूछिए। बस दो को लिए हैं। अब जरा पीछे जाके देखते हैं जहां पे हम लोग जेड पढ़ रहे थे। जेड को हम क्या लिख सकते हैं? E बाई 96500, यानी ये भी दिखाई दे रहा है कि जेड जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? E के। तो क्या मैं इसको Z1 बाई Z2 भी लिख सकता हूं क्या? ये सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा, छोटा मोटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? E1 बाई 96500 होल डिवाइडेड बाई E2 बाई 96500। ये सब कुछ छोटे छोटे ये हैं जो इक्वेशन सॉल्व करने के काम में आता है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं? इसका फॉर्मूला देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अगले क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।